बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ बातें की हैं, ख़ास तौर पे टीटीपी के हवाले से भी। एक बहुत अहम जो रोल जो ना ख़ास तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान ने प्ले किया अफगानिस्तान वॉर के अंदर, एक तो उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है जिस पे हमने कुछ रोज़ कबल भी बात की थी, जब एक कार्रवाई की गई शुमाली वज़ीरिस्तान में टीटीपी के हवाले से, तो बाद में टीटीपी के वो दहशतगर्द निकले जिसमें 4 कमांडर भी मारे गए। उसके हवाले से भी इमरान खान साहब एक तुर्क टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम टीटीपी के कुछ ग्रुप से हमारी बात चल रही है और कुछ ग्रुप्स हमसे बात करना चाहते हैं और कुछ जो ग्रुप्स हैं वो बात नहीं करना चाहते। अभी जो हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे वो अमजद शुएब साहब ज्वाइन करेंगे और अमजद शुएब साहब हम ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ साथ जो दूसरे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे वो मोइनुद्दीन हैदर साहब ज्वाइन करेंगे जो कि साबिक वजीर दाखिला है। इस हवाले से हमने आज उनको मदऊ किया है कि वो इस मौजू पे बात करेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है सी पैक के हवाले से कि पाकिस्तान सी पैक इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सी पैक के ऊपर शायद काम कुछ स्लो चल रहा है, चाइना कुछ नाराज है, इस चीज का हल्का सा हमने इशारा मिला। इमरान खान साहब भी जो गुफ्तगू फरमा रहे थे अभी जो जिस एक बहुत बड़े इसका इफ्तिताह कर रहे थे वो, और जी सो बहुत जो है इफ्तिताह किया जा रहा था और इसी के साथ साथ जो है उस हवाले से उन्होंने बताया कि कुछ डिले हुआ है जिसकी वजह से अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये जो है इस हवाले से बात चल रही है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ अभी मौजूद मेहमान जैसे मुझे ज्वाइन करते हैं, अमजद शुएब साहब से पहले हमने गुजारिश की है कि वो हमें फ़ौरन ज्वाइन करें और अमजद साहब जैसे हमें ज्वाइन करते हैं उनकी तरफ जो है मैं बढ़ जाऊंगा। अच्छा, अब सी पैक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सी पैक जो है वो इस हवाले से आज बात करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पे सी पैक के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट हमने रोल प्ले किया है और सी पैक पाकिस्तान के लिए जो है बड़ा अर्जेंट एक जो रोल है वो प्ले कर सकता है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ ठीक है जी, ओके, इसी के साथ साथ जो दूसरा मौजू जो आज हमारा होगा वो ब्रेक के बाद जिस मौजू पे हम जाएंगे वो होगा पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल की सूरत हाल अचानक हमने देखा एक और बॉम्ब हुकूमत की तरफ से गिरा दिया गया है, उस हवाले से हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात की जाएगी पाकिस्तान में जो एक और इशू आज एफबीआर की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कुछ आज बात की ट्विटर का सहारा लेते हुए और उन्होंने सपोर्ट किया और कहा कि एक बहुत बड़ी जो हमारी कामयाबी हुई है आज वो एक हमने देखा। ठीक है जी, अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब रिटायर्ड हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे बहुत ही नामवर तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा मजा आता है अमजद साहब से हमेशा बात करके। तो मैं सबसे पहले आगाज करूंगा अमजद साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है, मैं बस अभी इंट्रो ही दे रहा था, आपका जिक्र ही किया था और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द पैनल। मोइनुद्दीन हैदर साहब भी ज्वाइन करेंगे सर, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला साहब, और उनके साथ भी जो है अभी हम गुफ्तगू के साथ जारी रखेंगे। सर सबसे पहले मैं आपसे आगाज करना चाहूंगा, इमरान खान साहब ने बात की है तुर्क टेलीविजन से जिसके अंदर कहा है कि टीटीपी के कुछ ग्रुप्स हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं और हम कुछ से बात कर भी रहे हैं। उसी की कुछ देर बाद ये कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का बयानिया कुछ सामने आ गया कि हमने जंग बंदी कर दी है शुमाली वजीरिस्तान में। इसको कनेक्टेड देख रहे हैं क्या? बैकडोर क्या स्टोरी चल रही है, प्लीज कुछ आगाही फराहम कीजिएगा। देखिए, चीज ये है कि जंग बंदी भी हो जाए, वो हथियार भी फेंक दें, पाकिस्तान के आइन को भी माने, ये सब कुछ हो जाए, तब भी मसला ये रहता है कि जिन लोगों के अजीजो कारब मारे गए, जिनके प्यारे दुनिया से गए, कोई किसी का अकेला कफील था वो मारा गया, तो उन लोगों को आप फेस नहीं कर सकेंगे। वो आपको अपने जज्बात जब बताएंगे तो वो उनका कहना ये होगा कि जनाब हमें तो इंसाफ नहीं मिला, हमें तो इंसाफ चाहिए। फिर आप क्या जवाब देंगे? ठीक है। इसी तरह ये लोग आज आपको हथियार फेंक देते हैं और इनके चूंकि ताल्लुक रहे बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो इनसे काम लेती रही हैं, वही इनको पैसा देती रही हैं। इनको कल फिर पैसे की जरूरत पड़े, उनसे मांगे, वो दें, वो कहें हमारा काम करो, फिर देंगे। दोबारा ये कार्रवाई शुरू कर दें, कौन रोकेगा? किसकी जमानत होगी कि ये नहीं करेंगे? और तीसरा इशू ये है कि ये अकेले नहीं, और भी ग्रुप्स हैं और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे
लश्कर जंगवी है, पंजाबी तालिबान है, जुंदुल्ला है, ये है वो कई हैं। उनका वो भी सारे जराइम उनके भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। उन्होंने तो बड़े बड़े क्राइम किए हैं, दरगाहों पे जाके हमले किए हैं, बहुत बड़े बड़े मारे। ये इमरान खान साहब तो कह रहे हैं उनको हम सिंपल से शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड में जरा पहले पूरी स्टेटमेंट। प्लीज। सो ये तो एक रुख है। ठीक है। दूसरा रुख ये है कि अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते, कोई बातचीत, कोई मामला फहमी नहीं होती जी, और इस दौरान में जंग जारी रहती है और फिर को वाकया हो जाता है एपीएस टाइप या कोई और इस किस्म का, तो फिर वो जिनके मारे जाएंगे वो आपको कहेंगे कि जी एक अच्छा मौका था आपको अमन कायम का, तो आपने ये क्या किया, हमारे लोगों के मारने का इंतजार कर रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये भी आ सकता है कि अगर आप जंग जारी रहती है, आप लोगों को पकड़ते हैं, कुछ छापे मारते हैं, पकड़े जाते हैं, सजाएं देना चाहते हैं, सजा का तो निजाम रहा ही नहीं पाकिस्तान में। आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए थे जो खत्म हो गए। फिर मेरी मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजाएं हुई उनके साथ था कि उनको अपील का हक था, वो तो सारे छूट गए। अपील का हक जिनको दिया वो पेशावर हाई कोर्ट से जो भी जी चाहता है जाके छुड़वा के आ जाता है। तो आपने सैकड़ों को सजाएं दी, सैकड़ों ने छोड़ दिए। ठीक है, बिल्कुल बजा। तो वो भी सजा भी नहीं आप दे सके। तो हुकूमत एक कैश 22 में जहां आप दरमियान में लटके हुए हैं कि जंग जारी रखें तब भी मसाइल हैं और बंद करें तो भी आप, हाँ तब भी आपको जंग से बचना है, इसलिए कि आप अफगानिस्तान को भी स्टेबल देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, आपकी कनेक्टिविटी सी पैक उधर बढ़े, आपकी इकोनॉमी, आपकी तजारत उधर जाए, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अवाम के भी साथ आप जज्बात देख रहे हैं कि वो भी आपके सामने रहेंगे कि जी हमें इंसाफ नहीं मिला और गारंटीज भी नहीं है कि आइंदा नहीं करेंगे। लिहाजा इसमें एक हल था कि इसमें एक कौमी इत्तेफाक राय चाहिए और वो होना था आपका पार्लियामेंट के जरिए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को या किसी को ये नहीं चाहिए था कि खुद ब खुद बातचीत करें। ठीक है। इनको चाहिए था कि जो भी शराइत ये रखना चाहते हैं अपनी तरफ से या जो शराइत तालिबान देना चाहते हैं ये पार्लियामेंट में लेके आए और उनसे वहां पे इसके मामले में इत्तेफाक राय पैदा करें और फिर जो बातचीत उनसे करनी है वो पार्लियामेंट की कमेटी सबके साथ शेयर भी नहीं करना चाहिए था सर। जितनी मैं वही कह रहा हूँ कि इनको पार्लियामेंट, देखिए ना, पार्लियामेंट एक फोरम है, ठीक है, जहाँ आपकी पूरी कौम आपको रिप्रेजेंट कर रही है। जी। अब अगर वहां पे एक इत्तेफाक राय होता है तो वो फिर ये कोई नहीं कह सकता कि इमरान खान ने ये कर दिया या फलाने ने वो कर दिया। फिर ब्लेम किसी पे नहीं आएगा, सब उसमें इन्वॉल्व भी होंगे और एक मुस्तनद फिर वो जो होगा उसको कल किसी भी पार्टी की तो वो उस पे कायम रहेगी। वेरी ट्रू, राइट सर। मैं पार्लियामेंट का फैसला सर मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस जी आप सर जी इनको बैकफायर कर जाए। राइट सर मैं आपके पास एक और सवाल लेके आऊंगा। जनरल मोइनुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माजी में हमारे वजीर दाखिला रह चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शरीफ साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, माजरत आपको इंतजार करना पड़ा, मैं आपको भी साथ ही वेलकम करना चाह रहा हूँ। सर ये अभी आप सुन भी रहे होंगे, बात हो रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया ट्रुथ टीवी को कि हमारी कुछ राब्ते चल रहे हैं, कुछ ग्रुप्स हमसे बात करना चाहते हैं टीटीपी के, उनसे हमारी गुफ्तगू चल रही है। साथ ही टीटीपी की तरफ से बयान आ गया कि जी ठीक है हम भी जंग बंदी कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ, शुमाली वजीरिस्तान में जंग बंदी कर दी गई है आज। तो जरा बताइएगा कि एक तो हमारे राब्ते उनसे हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हैं, कोई डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई हैं, इसका क्या कोई बेहतर हल हो सकता था? और सबसे पहले ये भी जरूर बताइएगा कि आप इस हक में हैं, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? आप वजीर दाखिला भी रह चुके। देखिए बात यह है कि कुछ अर्से पहले पाकिस्तान ने जी अफगानी तालिबान से जो नई हुकूमत उनकी आई है उनसे कहा था जी कि जो कुछ हमले हुए हैं, दासू में हुआ है, कुछ और जगह पर हुआ है जी सर, उन्होंने कहा दे भी उनको ट्रेस जब किया तो वो अफगानिस्तान से प्लान करके इनिशिएट हुए थे। राइट। तो उन्होंने कहा कि आप जो है भाई इनको अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से रोके पाकिस्तान के खिलाफ। उस जगह देखिए ये आप ही के लोग हैं, ये पाकिस्तानी तालिबान हैं जो अफगानिस्तान में आए हुए हैं और हम तो ये कहेंगे कि आप इससे मुज़ाकरात करें। कोई जिस तरह हमने आप माफी दी है कि सबको दुश्मनों को माफ किया, तो आप भी इनके साथ कोई मुज़ाकरात करके निकालें ताकि ये हथियार रख दें। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अफगान तालिबान जो है वो साथ दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं, वो भी अफगानिस्तान में समझा रहे हैं उनको। तो पाकिस्तान भी उनसे मेरे ख्याल में आपने राय अमजद साहब की मैंने भी सुन ली, लोगों के कुछ की राय ये है कि उन्होंने अगर जुराइम किए हैं, एपीएस के बच्चों को मारा है, तो उनके वालिदैन क्या ख्याल करेंगे जब इनको हम छोड़ देंगे। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं जाकर दुश्मनी खत्म करनी पड़ती है और अगर कोई वाकई नेक नियति से हथियार रखकर
ठीक है, मेन धारे में शामिल होना चाहता है तो मेरे ख्याल में उसका मौका देना चाहिए। इसकी यकीन दहानी कौन करवाएगा? कहते हैं कि वो उनकी जो शर्त है कि इस्लामी निज़ाम में कायम करने की इजाजत दी जाए जो अर्सवाइल पुराना फाटा में, तो ये तो हम तो ऑलरेडी मुसलमान हैं, यहाँ हमारी सब मस्जिदें भी आबाद हैं और सब यहाँ रोजे भी रख रहे हैं फलाना, तो हमें कोई और इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है, पहले से इस्लाम यहाँ मौजूद है। लेकिन वो अफगानिस्तान की तरह चाह रहे होंगे निज़ाम हुकूमत जो इस्लामिक अफगानिस्तान में जो हम सिलसिला देख रहे हैं स्ट्रक्चर बनता हुआ, शायद वो वही चाह रहे हैं अफगानिस्तान में हुकूमत, शायद वो यही चाह रहे होंगे। उन्होंने कहा हम इस काम में तो हमको हुकूमत मिल जाएगी, हम बन जाएंगे। तो मुज़ाकरात आपको क्या लग रहा है सर? अपने तजुर्बे से बताइएगा, अमजद साहब से पूछूंगा, कामयाब हो जाएंगे या नाकाम हो जाएंगे? कि अब तक क्या लग रहा है आपको? जी मैं लेफ्टिनेंट साहब आपसे पूछ रहा हूँ, जनरल साहब मोइनुद्दीन साहब। जी सवाल मेरा आपसे देखिए, बात यह है वो तो इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मैं कह नहीं सकता। अच्छा, क्या वो इसका क्या नतीजे निकलेंगे, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मतलब ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, और इससे कोई अच्छाई निकल सकती है, खून खराबे से बच सकते हैं। अच्छा, अमजद शुएब साहब की बात है, ऐसा हो जाए तो ठीक है। अमजद शुएब साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, मैं चाहूंगा कि इस पे आप भी बात कीजिएगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में इस इशू को लाना चाहिए था, पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए थी, ताकि कल को सिर्फ ब्लेम इमरान खान साहब पे भी ना हो। तो आपको क्या लगता है कि तरीका बैकडोर राब्ते ठीक है, या प्रॉपर असेंबली में लाकर उस पर बात करके तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके प्रोसेस करना चाहिए था? देखिए, ये तो अभी एक इनिशियल बातचीत जिस तरह शुरू हुई है ना जी, और उसमें हम अफगान तालिबान को असिस्ट कर रहे हैं, ये वाकई पार्लियामेंट में इसको ले जाना चाहिए। बात है पार्लियामेंट में ले जाए, जब कोई मायदा तय पाएगा तो उसको पार्लियामेंट ही एंडोर्स करेगी। राइट सर, वेरी राइट सर, वेरी राइट सर। ठीक हो गया सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। एक सवाल मेरा आपसे और होगा, उसके बाद बिल्कुल आपसे इजाजत चाहूंगा, तो बस 2 मिनट में दीजिएगा। मुझे अमजद साहब से पूछना है सर, सीपैक के हवाले से। अमजद साहब, सर सीपैक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ जराए से समझ लीजिए, कुछ हम तक भी खबरें पहुंची हैं कि एक तो चाइना जो है वो खुश नहीं है, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब चाइना का विजिट इसलिए भी नहीं कर रहे कि चाइना शायद सीपैक पे खुश नहीं है, और हमें बहुत सारे जवाब देने हैं जो शायद जिन बातों के जवाब हमारे पास नहीं है सीपैक रिलेटेड। इन खबरों में कितनी सदाकत है, और सीपैक की सर एक्चुअल स्टोरी क्या है इस वक्त, कितना पीछे हम? मेरा ख्याल है कि सीपैक के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है, राइट, क्योंकि आज ही समा टीवी से बात करते हुए उनके जो एम्बेसडर हैं यहाँ पे चाइना के, उन्होंने कहा है कि हम मुतमईन हैं, सीपैक की जो रफ्तार जिस तरह काम हो रहा है वो बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रहा है। राइट सर। तो बाहर जो हम बात सुनते हैं मीडिया में इधर उधर, वो यूं लगता है जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो वो एम्बेसडर साहब इस चीज से इत्तेफाक नहीं कर रहे, बल्कि चाइना ने बहुत दफा मशवरा दिया है कि आप इसके लिए अपना मीडिया एक्टिवेट करें, क्योंकि मीडिया में नेगेटिव बातचीत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। मीडिया एक्टिवेट करें किस तरह से? अपना चैनल होना चाहिए, यानी इसके जो एक्चुअल सूरत हाल है, यानी जो काम हो रहा है, उसकी जो रफ्तार है, जिससे ये मुतमईन हैं, उसके बारे में हकीकी जो सूरत हाल है उसको सामने मीडिया में पेश किया जाए, ताकि मीडिया उसको प्रोजेक्ट करे। उसकी बजाय मीडिया जो है वो कंस्पिरेसीज और इस तरह की जो डिसअपॉइंटमेंट ही क्रिएट करते हैं कि वहां तो बिल्कुल जी खत्म हो गया है, चाइनीज खुश नहीं है, चाइनीज नाराज हैं, जबकि उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ये हम कंफर्म समझें, जो खबरें उड़ाई जा रही हैं, ये कौन उड़ा रहा है इस तरह की खबरें? आज उन्होंने आज ही समा टीवी से बात की है, तो समा टीवी वालों ने अपना अच्छा ट्वीट भी किया हुआ इस पे, समा टीवी ने। चलें, ये तो आपने एक अच्छी खबर दी है। मैं आपकी तरफ से बिल्कुल वापस आता हूँ। मुझे मोइनुद्दीन साहब से भी इस पे कमेंट लेना है। पहले सर, क्या लग रहा है आपको, सीपैक के ऊपर वाकई ही काम स्लो चल रहा है, या जिस तरह अमजद साहब कह रहे हैं कि बस ये प्रोपेगेंडा है? आप क्या राय रखेंगे सर इस हवाले से? देखिए, बिकॉज ऑफ कोविड जी उसके अंदर थोड़ी सी जो है स्लो डाउन हुआ है कोविड की वजह से। राइट सर। चाइना भी कोविड में था, हम भी कोविड। दूसरी बात यह है कि वासू में और 2-3 जगह पर जो चाइनीज पे अटैक हुए हैं, जी, तो वो सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएं, ताकि चाइनीज इंजीनियर्स अपना मैमन डैम पे बाकी जगहों पर अपना काम जारी रख सके। ठीक है। तीसरी बात यह है कि चाइना की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में कि उसको रोक नहीं सकते, वो उसको छोड़ नहीं सकते वो। और दूसरी बात यह है कि ये सीपैक जो है ना, वन बेल्ट वन रोड का एक बहुत अहम टुकड़ा है सीपैक। राइट सर। पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है, तो ये बाकी लिंकेज प्रोवाइड करेगा सब तरफ से, तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है अपना हिस्सा है।
तो इन एनी केस वो इसको ना छोड़ सकते हैं, ना इस पर स्लो डाउन हो सकते हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला सामने अगर ये डैम काम तेजी से शुरू रहे और हमारा रेलवे का जो सिलसिला है ML1 अगर शुरू हो जाए जी, और फिर ज़राअत के अंदर बाकी चीजों में जो है वो सामने आपके आ जाएगा जी, जी। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में इससे बहुत अच्छी तब्दीली इंशाल्लाह आएगी, डेवलपमेंट आएगी, अब जॉब क्रिएट होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद, राइट, चले सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैं यही सवाल अमजद साहब की तरफ लेकर आऊंगा। सर मेरा आपसे भी आखिरी सवाल ही है, मुझे सर बताइएगा अफगानिस्तान की अब सिचुएशन ये बेहतर होने के बाद, ये जो अब सिचुएशन बेहतर हो चुकी है, क्या इससे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आया हमारे CPEC के ऊपर, या जो काम पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, या पहले भी? नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी है ये बात करना, इस चीज को की जा सकेगी, क्योंकि अल्टीमेटली अफगानिस्तान ने ख्वाहिश जाहिर की है कि हम CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें देखना होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी वगैरह अगर तो बड़ी अच्छी तरह आ जाए, क्योंकि ये टर्मोइल वगैरह का डर है इस वजह से कि वहाँ पे एक तो खुद दोनों की अशिया की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है, वहाँ पे क्राइसिस है इस वक्त। ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि बावजूद इसके कि तालिबान का कब्जा पूरे अफगानिस्तान पे है, उनकी अपनी पूरी मशीनरी मुल्क की इफेक्टिव नहीं है, लोग इधर उधर निकल गए हैं जी। और तनख्वाहें न मिलने की वजह से कई लोग छोड़ गए हैं। अच्छा। तो ये सूरत हाल पता लगेगी जब ये जरा बेहतरी आ जाए और इस पे प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाए। लेकिन एक चीज हौसला अफजा वो ये है कि तालिबान ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हम CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमने भी ऑफर कर दिया, वो भी एग्रीड है। चले, ये भी अच्छा होगा। CPEC आगे आपको यूरेशिया के साथ पूरा कनेक्शन मिलेगा, ठीक है, और पाकिस्तान जो है साइड पे यूरेशिया की तरफ उसका यानी हिस्सा बनेगा, जिसमें कि सारा बिजनेस वगैरह आप एक्टिविटी कर सकेंगे, तो बेहतर होगा वो उसके लिए। बेहतर होगा। सर ईरान का कोई कनेक्शन है इसमें या हो सकता है? ईरान चूंकि 25 साल का उन्होंने भी इनके साथ किया है, चाइनीज के साथ एक एग्रीमेंट किया है, कर दिया, जिससे अल्टीमेटली चाइनीज इन्वेस्टमेंट अभी तो वहां नहीं शुरू हुई, लेकिन जैसे इन्वेस्टमेंट शुरू होगी तो चाइनीज लास्ट प्रिवेल करेंगे, उनको भी रखेंगे इन लाइन। इस वक्त तो शुभात हैं ईरान के साथ, इस वक्त मसाइल हैं, वो ईरान जो है वो जिस भी मुल्क में थोड़ी बहुत आप कह लीजिए कि इंस्टेबिलिटी हो, वहां वो अपने प्रॉक्सीज रखता है। अफगानिस्तान में तालिबान की मदद वो करते हुए भी नॉर्दर्न अलायंस को अपनी प्रॉक्सी रखा हुआ था पंजशीर में। जब पंजशीर में उनके हाथ से निकला तो ईरान जो है वो उखड़ गया, वो भारत के साथ मिलकर दाएं बाएं को चक्कर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ईरानियों को भी सीधा करते वक्त लगेगा जब चाइनीज वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह का काम करते हैं। चाइनीज नेचुरली चाइनीज उनके साथ और करेंगे कुछ करेंगे। और इसी तरह जो अजरबैजान में जो एक्सरसाइज हुई है 3 मुल्कों की, उसपे भी ईरान ने शक व शुबे का इजहार किया है कि ये लीगल है, नहीं होनी चाहिए थी। तो बिला वजह वो थोड़ा सा सेंसिटिव हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ। वैसे हमने कभी मुझे थोड़े सी बल्कि इस पे रोशनी डाल ही दे कि हमने कभी ईरान को ऑफर की है चाइना ने कुछ शामिल होने के साथ, या कुछ ऐसा सिलसिला है? कुछ जी, ईरान ने खुद भी ये इंडिकेशन दी थी और पाकिस्तान ने भी कहा था। ठीक है। ईरान के यूनाइटेड नेशन में तकरीर के लिए जब गए थे इनके पिछले सदर जो थे, तो उन्होंने वहाँ पे साइड लाइन्स पे बयान दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भी CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो अब जब चाबार डेवलप हो गया और चाइनीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर ईरान में, जी, तो फिर तो दोनों तरफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में भी उधर भी उनको लिंक करने में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। लेकिन मुझे लग रहा है ईरान को शामिल करने से शायद अमेरिका सरकार हमसे नाराज हो जाएगा, उस बात पे भी एतराज। देखिए बात यह है, मैं एक चीज और अर्ज कर दूं बड़ी इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अमेरिका की नाराजगी शराजगी का ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। देखिए उन्होंने आपको FATF में फंसा के रखा हुआ, IMF में वो सर वो उस पे भी बल्कि कमेंट कर ही दीजिएगा जाते जाते। आप जो जी चाहे कर लें, देखे ना आप तावन कर रहे थे अफगानिस्तान में, उनकी बातचीत करा रहे थे सब, तो उन्होंने तब भी आपको फंसाए रखा। सो मच सो कि FATF में आपने 99.9% काम कर दिया, तब भी उन्होंने आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला। अच्छा, अब ये है कि अगर अमेरिका का एटीट्यूड यही है कि वो आपको अंडर प्रेशर रखना चाहता है, तो आपको भी उनको एक अच्छे अल्फाज में, जैसे हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कहते हैं, उनको बताना चाहिए कि जी हमारी कैपेसिटी भी इतनी थी, हम जो कर सकते थे कर दिया। अब हम मजीद इस पोजीशन में नहीं है कि आपके लिए कुछ करें, क्योंकि अगर आप कुछ कर दें तो डू मोर की उनको इंतहाई शदीद किस्म की बीमारी है, वो तो आपको बख्शेंगे नहीं, फिर अगले आ जाएगी, फिर उसके बाद अगली आ जाएगी चीज। अच्छा, तो लाइलाज सी मर्ज है वो, डू मोर आप उसके चक्कर में पड़ गए तो मारे जाएंगे। राइट सर। ये सर लास्ट मिनट है, ये जरा प्लीज ये इस पे भी रोशनी डाल दें। ये जो बिल उन्होंने पेश किया असेंबली में,
इस पे मैं उस दिन भी आपको चाह रहा था कि आप हमें ज्वाइन करें, लेकिन शायद आप मसरूफ थे तो बात नहीं हो सकी। इस पर रोशनी डाल दी। बिल का भी मसला है कि बिल जो है वो भी आपको अंडर प्रेशर लाए, उनकी अपनी भी बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। वो इंटर पार्टी उनका मसला बना हुआ है, एक दूसरे पे एलिगेशन हैं, आर्मी को अपनी को लाला के कटहरे में खड़ा कर रहे हैं कभी कुछ, क्योंकि जो उनकी डिबैकल हुई है, शिकस्त, फिर उसके बाद बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का उनका जो विड्रॉल हुई है, उस पे उनकी साख बड़ी मजरू हुई है और वो इससे बड़े तिलमिला भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दाएं बाएं मलबा फेंके। लिहाजा कुछ पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। उसमें पाकिस्तान को पहले ही वार्न कर देना चाहिए और उसका तरीका भी यही है कि आप पार्लियामेंट में जाएं, इस पे डिबेट कराएं और उसमें बताएं कि जी हम अमेरिका से हक रखते हैं मांगने का, जो $150 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ वो पूरा करें, क्योंकि ये जंग अमेरिका की थी, हमारी तो नहीं थी। हम तो साथ दे रहे थे और फिर अमेरिका बड़ी डबल गेम खेलता रहा है कि हमें बनाया इत्तेहादी और अफगानिस्तान में बिठा दिया इंडिया को और वहां से हमें मरवाता रहा। तो ये दोगले हैं, इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। तो आप अपनी डिबेट इस किस्म की चलवाएं। तो ये कोई सीरियस तो नहीं है ना, ये उनके सेनेट में बिल आ जाना, इससे कुछ सैंक्शन तो नहीं लग सकती है हमारे पास? मकसद ये आपके लीडर जो हैं वो जब तकरीरें करेंगे अपनी पार्लियामेंट में तो उसकी रिपोर्टिंग होगी ना, तो उसमें ये सारी बातें करनी चाहिए कि अमेरिका क्या समझता है, सिर्फ एक तरफा वफादारी है। अगर हम इत्तेहादी थे तो इत्तेहादी दोनों तरफ होती है ना, जिम्मेदारी। बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल बजा फरमाया। हमने पूरी करनी थी, हमें अमेरिका कह रहे जी आपने पूरी की, पूरी नहीं की, ये इसमें ये कमी वो कमी, तो हम भी बताएं कि क्या कमी थी आपकी तरफ। ठीक है, लेकिन ये उनको थोड़ा सा बैकफुट पे डालने की जरूरत है। ये एक वक्त आता है जब आप सामने खड़े हो जाएं और अदब से कहें कि जनाब बड़ी मेहरबानी, हमने बहुत कुछ किया आपके लिए, अब मजीद नहीं करना। और वक्त आ गया शायद वो, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बड़ा इन डेप्थ आप तज्जिया करते हैं। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब मसरूफ थे, उसके बावजूद उन्होंने वक्त दिया। जनरल साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद कुछ बात करेंगे FBR के रिकॉर्ड के बारे में जो उन्होंने बनाया बकौल इमरान खान साहब के, और साथ ही दूसरी तरफ जो एक और रिकॉर्ड पेट्रोल ने बना लिया है, इस पर बात करने कहीं मजा आएगा। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाजरीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। नाजरीन, आज अभी जो दूसरा मेरा मौजू है, मुझे इस पर भी बात करनी थी आज, क्योंकि वीकेंड है, उसके बाद 4 फिर मंडे को आपसे मुलाकात होती। FBR के हवाले से इमरान खान साहब ने ट्वीट की, और ये ट्वीट अभी आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है बताया है कि FBR ने जो रिकॉर्ड है वो ऑब्टेन कर लिया है, और जो रिकॉर्ड जो ऑब्टेन किया हमने वो 38% ज्यादा है लास्ट रिकवरी से, जो कि FBR ने पिछले साल की थी। अच्छा, इसी के साथ साथ एक तो ये उन्होंने बड़ा प्लस, उसके बाद ट्रैकिंग की एक एप्लीकेशन भी, सिस्टम जो है वो भी ऑन हुआ है, उसकी भी हम बात करेंगे, मौजूद मेहमानों से जानेंगे कि वो निजाम क्या है। दूसरा, पेट्रोल के हवाले से जो है बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल में फिर दोबारा एक बॉम्ब गिर गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये इतना बड़ा बॉम्ब नहीं है जितना दीगर जो ममालिक में, और 17वें नंबर पे कहते हैं बड़े सगीर में पाकिस्तान मौजूद है। मुझे दो मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने ज्वाइन किया, मैं सबसे पहले उनको प्रोग्राम में वेलकम कहूंगा। सबसे पहले मिर्जा इख्तियार बेग साहब, सर बहुत शुक्रिया, नामवर बिजनेसमैन हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, मुआशी तज्जियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। नईम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलमनिस्ट हैं, मुआशी तज्जियाकार हैं। नईम भाई अस्सलाम वालेकुम। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपसे आगाज, जी बेग साहब को आपका सलाम पहुंच गया। बेग साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा, सबसे पहले जरा FBR पे बात कर लेते हैं। FBR में इस साल इमरान खान साहब का ट्वीट आपने देखा होगा, लास्ट डेट थी अभी 30th, जब ये रिकॉर्ड हमने शायद उनके मुताबिक कायम कर दिया है, और इतना बड़ा रिकॉर्ड जो शायद माजी में कभी एक तो अचीव नहीं हुआ, प्लस लास्ट ईयर के भी अहदाफ से 38% हमने ज्यादा रिकवर किया है। FBR में के सिस्टम को कैसे देखते हैं?
पहले जरा एफबीआर पे बात कर लें, फिर रिलेटेड एक और सवाल है सर इसी हवाले। जी, आपने मेरी दिल की बात कही है। आज भी मैंने ट्वीट किया है। अच्छा। एफबीआर के चेयरमैन उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की है कि उन्होंने न सिर्फ ये पहले से एमआई का टारगेट पूरा किया है, बल्कि 186 बिलियन रुपीस एक्स्ट्रा टारगेट से सरप्लस किया है उन्होंने। कोविड के दिनों में जहाँ पे मायशतें सुकड़ रही हैं, आपने रेवेन्यू टारगेट मुसलसल न सिर्फ अचीव करना बल्कि हदाफ से ज्यादा अचीव करना में बहुत बड़ा क्रेडिट है, जिसके लिए मैं अशफाक मोहम्मद साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, चेयरमैन एफबीआर जो है। अब आइए कि इसकी वजूहात क्या है। देखिए, एक तो एफबीआर ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। एफबीआर ने 59 बिलियन के सेल टैक्स रिफंड वापस किए हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो इससे पहले कभी इतनी बड़ी रकम वापस नहीं की। ये पैसे एक्सपोर्टर के हैं, जब उनको वापस मिलते हैं उनका वर्किंग कैपिटल बेहतर होता है, उनकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है, और फिर रेवेन्यू में ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी वसूली बढ़ती है। तो ये बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। फास्टर निजाम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें 72 घंटे में सेल टैक्स रिफंड हो जाते हैं, उससे ये बहुत फायदा पहुंचा। दूसरी चीज, इंपोर्ट्स से इनकम टैक्स यानी कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट से हासिल की गई है, उसमें बड़ा तेजी से इजाफा हुआ है, और साथ साथ इनकम टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा हमें हासिल हुआ है, जिसमें सेल टैक्स सरफहरिस्त आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद है, जो पहले कभी नहीं था। बिजनेस कम्युनिटी ने इतना ज्यादा कभी टैक्स पहले नहीं दिया। अब वो कुछ नई रिफॉर्म्स एफबीआर में ला रहे हैं, जिसमें अगर आप एनटीएन नंबर नहीं है, यानी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके बिजली के बिल पे इजाफी टैक्सेस लग जाएंगे। आपका सिम बंद हो सकता है, आपके टेलीफोन के बिल पे इजाफी टैक्सेस लगेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11-12% है, उसे हर साल अगर 1.5 से 2% बढ़ा लिया जाए तो 5 सालों में ये 20% हो सकता है, जो एक बहुत ही अच्छा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। और खित्ते में जो दीगर ममालिक हैं, श्रीलंका वगैरह, उनका 18% है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर ये एफबीआर के टारगेट पूरे नहीं होते तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती। ये जो 4700 अरब की पिछले साल जो खत्म हुआ है 2020 और 21 में हदफ हासिल किया गया है, ये आईएमएफ भी इससे मुतमईन है, और यही वजह है कि आईएमएफ जो है वो अब दोबारा हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहा है। पाकिस्तान के साथ जो आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था, वो इंशाल्लाह दोबारा रिवाइव होने जा रहा है, और उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट एफबीआर का है, जिन्होंने रेवेन्यू टारगेट जो है पिछले साल 4700 अरब रुपए के अनप्रेसिडेंटेड हासिल किए, और इस साल 5800 अरब रुपए का टारगेट, जो तकरीबन 18%। अब जरा रोशनी प्लीज डालिएगा ट्रैकिंग के ऊपर। इमरान खान साहब ने एक और भी ट्वीट किया कि ट्रैकिंग के निजाम के ऊपर मैं बड़ा मुबारकबाद देता हूँ एफबीआर को। तो ये ट्रैकिंग का निजाम जरा आम अल्फाज में समझाइएगा एक आम फहम शख्स को, क्या है ये? देखिए, उन्होंने एफबीआर ने, अशफाक साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी उनसे मुलाकातें होती रहती हैं, मैं इस्लामाबाद अभी गया था, तो ये ट्रैकिंग के निजाम पे बात हुई और आपने यही सवाल मुझसे करा। ट्रैकिंग निजाम ये है कि पॉइंट ऑफ सेल इसको कहते हैं, यानी कोई भी फैक्ट्री, कोई भी ऑफिस, कोई भी बुटीक, कोई भी रेस्टोरेंट अपने यहाँ एक पॉइंट ऑफ सेल की मशीन रखेगा, और उससे जितने भी सेल होगी वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगी, और उसके हिसाब से टैक्स उसमें जनरेट होगा जो आपका देना होगा। पॉइंट ऑफ सेल निजाम में जो जो भी रजिस्टर्ड होता है, ये जो उसमें आ जाता है वो फिर टैक्स के पाबंद हो जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि उसकी कितनी सेल हुई और उसमें उसने कितना सेल टैक्स देना चाहिए। शॉपकीपर्स को कंट्रोल, उसको धारे में लाने के लिए, ये चोरी को बचाने के लिए। चोरी पे अब फाइन भी हो गए हैं, चोरी पे सजा भी हो गई है। और मैं समझता हूँ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, जिसको आप माशियात की दस्तावेजी शक्ल देना कहते हैं, अब बहुत अरसे के बाद उसको
माशियत जो है हमारी डॉक्यूमेंट होने जा रही है। ये हर बिजनेस में इम्प्लीमेंट होगा, हर तरह की शॉप, ब्लैक मनी में था, हर तरह की शॉप्स पे इम्प्लीमेंट होगा। किस ये थोड़ा सा बताएं, हर शॉप ये मार्केटों में अच्छा। जितनी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं वहां से शुरू कर रहे हैं, वहां से शुरू कर, क्योंकि अभी हमने ये देखा है कि लाहौर की लिबर्टी मार्केट है इतनी बड़ी, लेकिन उसमें टैक्स जो है बहुत कम दिया जा रहा है, क्योंकि जो रिटेलर हैं वो पॉइंट ऑफ सेल में नहीं है रजिस्टर्ड, उसमें पॉइंट ऑफ सेल में वो शामिल नहीं है। तो ये बड़ा जरूरी है कि उसको नेटवर्क में ले लिया जाए, और जब आप नेटवर्क में आ जाएंगे तो आपके सेल भी रिकॉर्ड है, आपका उसमें टैक्स कितना बनता है वो भी है, और ऑटोमेटिकली एक तरह का रजिस्टर्ड टैक्स पेयर बन जाएंगे। जो FBR की कोशिश है, जो उसकी स्ट्रेटजी, उसका प्लान है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम जो चैलेंजेस हमारे साथ हैं, जो कर्जे हमारे हैं, जो सूद दिया जा रहा है, वो 1/3 हमारा टोटल बजट का जो है वो सूद में चला जाता है। बिल्कुल। इसके बाद डिफेंस के हमारा बहुत बड़ा एक डिफेंस बजट उसमें चला जाता है, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कुछ बचते ही नहीं है। लिहाजा हमें टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना होगा, और टैक्स रेवेन्यू के लिए अशफाक साहब से बेहतर कोई दूसरा आदमी नहीं है। वो इस सिलसिले में जितनी भी रिफॉर्म्स लाए हैं, वो रिफॉर्म्स ने मुसलसल 3 सालों से टैक्स के हदाइफ को वसूल किया है, पूरा किया है, मुकम्मल किया है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में बताया। मैं आपकी तरफ से पेट्रोल का सवाल लेकर आऊंगा, उससे पहले मैं नईम साहब से भी ये सवाल कर लूं। नईम साहब, FBR पे PTI की हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, जो सिलसिला है FBR को, मिर्जा साहब ने तो बहुत डिटेल में बताया, उनके तो ताल्लुकात भी हैं, उन्होंने बताया किस तरह वो तो मिलते भी रहते हैं, जानते भी हैं। आप बहैसियत माशरत एक तज्ज़ियाकार कैसे देखते हैं PTI की इस परफॉर्मेंस को FBR के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ बेग साहब से। बेग साहब माशाल्लाह बहुत बाखबर और बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, और FPCCI से भी आपका ताल्लुक है, बेशक आपका FBR से भी ताल्लुक है। देखिए, ये हकीकत है कि इमरान साहब ने तो इलेक्शन से पहले ही कहा था कि मसाइल का हल ये है कि 8,000 अरब जो है ना वो रेवेन्यू आना चाहिए FBR के थ्रू। ठीक है। तो अब उनकी सारी कोशिशें इसी तरफ हैं। इंशाल्लाह इस दफा जो है मुझे ये लगता है कि 6,000 का टारगेट जो है अचीव हो जाएगा। 5,800 का टारगेट है, तो 186 अरब तो अभी ज्यादा आ गए हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इस दफा FBR जो है वो सरपास करेगा जी 6,000। जबरदस्त। ये कि FBR की जो मौजूदा टीम है वो बेहतरीन अफसरान पर मुश्तमिल है। मैं FBR के अफसरान को मुबारकबाद दूंगा इस अचीवमेंट पर। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मैं अब जरा पेट्रोल पे बात करूंगा। मिर्जा साहब, जरा पेट्रोल के हवाले से बताइएगा, इस वक्त अवाम बड़ी परेशान है। आप, ये हुकूमत का एक ही जवाब होता है कि पूरे खित्ते में हम 17वें नंबर पर हैं, 17th नंबर है हमारा। ये फैक्ट क्या है सर? क्यों पेट्रोल महंगा होता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। प्लीज सर, बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा हक़ाइक़ पर। पहली चीज तो ये है कि ये कहना कि इंडिया और दूसरे ममालिक से खत्ते में हम अब भी पेट्रोल की कीमतों में बहुत कम है, वो भाई उनकी आमदनी तो देखो, उनकी आमदनी हमसे ज्यादा है। उनकी पर कैपिटल इनकम, जिसको फीका साबदी आमदनी कहते हैं उर्दू में, हमसे बहुत ज्यादा है। जो आमदनी ज्यादा है तो वो 20, 30, 40 रुपए ज्यादा लीटर पे दे सकते हैं। आपकी आमदनी 20,000 रुपए आपने मिनिमम वेजेस की, उसमें वो मोटरसाइकिल वाला भी शामिल है जो ऑफिस जाने से पहले अपनी टंकी भरवाता है, अब वो आधी टंकी भरवा सकेगा जो पहले फुल टंकी भरवाता था। मसला क्या है? मसला ये है कि इस हुकूमत ने पेट्रोल और पेट्रोल मसलियात को रेवेन्यू कलेक्शन का जरिया बना लिया है। यानी इसके जरिए जो टैक्सेस, महसूलात, जो इसके जरिए आप रेवेन्यू हासिल कर रहे हैं, वो आपका रेवेन्यू टारगेट बढ़ा रहा है। दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत रेवेन्यू कलेक्शन का जरिया नहीं होती। तीसरी चीज, आपने पेट्रोल की कीमत तो सही है, मैं समझता हूँ $80 फी बैरल हो गया है पेट्रोल और डीजल, फर्नेस ऑयल, लेकिन आप उस पर टैक्सेस भी बढ़ाते जा रहे हैं। आप पेट्रोल की कीमत चले इंटरनेशनल रहे, जो यहाँ पे भी चार्ज करें, $80 फी बैरल हुई है फर्नेस ऑयल की, तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी चार्ज करें। लेकिन उसके साथ जो आप टैक्स ठोक देते हैं, जब कम हुई थी तो इन्होंने टैक्स
28% तक उसके ऊपर लगा दिया था सेल टैक्स। बिल्कुल। तो अब भी इन्होंने सेल टैक्स बढ़ाया हुआ है। वो भाई आप सेल टैक्स कम कर दें और तेल की कीमतें इंटरनेशनल प्राइस वाली रहने दें, उसमें हमें एतराज नहीं है। हम चाहते हैं जो इंटरनेशनल कीमतें हो वो मुकामी आप चार्ज करें, क्योंकि अगर आप कम करेंगे तो अपने पास से देना पड़ेगा सब्सिडी की शक्ल में, और वो आपके पास गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो टैक्सेस हैं इन पेट्रोलियम मसनूआत के इंपोर्ट पे जो आप लगा रहे हैं, जो सेल टैक्स है वो आप बढ़ाते जा रहे हैं, उसको कम करें। मिसाल के तौर पे जब $40 कीमत थी उसकी, ये पेट्रोल की, एक बैरल की, तो उस पेट्रोल में वो लगाते थे 17-18% वो बनता था, मिसाल के तौर पे आपका 17-18 रुपए, 20 रुपए। अब $80 हो गई है, तो अब भी वही 17 या 18 या 20% है, जो दुगना हो गया है। तो आपका रेवेन्यू हासिल हो रहा है। तो इस वक्त लोगों को ठंडा करने के लिए मैं समझता हूँ ये जरूरी है कि आप अपने टैक्सेस को कितना कम किया जा सकता है, और अगर वो सोचती भी हुकूमत कम करने का तो कितने रुपए तक पेट्रोल हो सकता है? देखिए ये 5 रुपए जो बढ़े हैं आज, इसको 2-3 रुपए पे रखते तो टैक्सेस कम करके कर सकते थे। तो मैं हमेशा मुस्बत बात करता हूँ। मैंने इसको मैं मना नहीं कर रहा कि इंटरनेशनल प्राइस मुल्क में चार्ज ना करें, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन के जरिए ना बनाएं। आप टैक्सेस को कम करें ताकि लोग अफोर्डेबल रहें, जो बर्दाश्त जितना कर सकते हैं उतना बर्दाश्त करें। इमरान खान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, मेरा आपसे लास्ट सवाल भी वो होगा। उससे पहले मैं पेट्रोल के ऊपर नईम साहब आपका कमेंट ले लूं। आपको क्या लग रहा है, पेट्रोल जो महंगा हो गया है इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं सर इंडस्ट्री के ऊपर? देखिए इंडस्ट्री तो एक तरफ रही, अवाम का हाल पहले आप पूछ लें कि इंडस्ट्री और अवाम दोनों एक साथ ही आ जाते हैं सर। अवाम से इंडस्ट्री कि अवाम को बहरहाल इन बातों से तसल्ली बहरहाल नहीं दी जा सकती कि जी कहाँ पेट्रोल सस्ता है और महंगा है। अवाम के लिए बहुत तकलीफदा मामला है। और मिर्जा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि इसका एक ही हल है कि आप टैक्स की वसूली इन चीजों पर पेट्रोल कम करें, और कोई हल नहीं, क्योंकि काबू में तो है नहीं, आप उसे कंट्रोल नहीं करते। लेकिन लोकल टैक्सेस को तो आप कंट्रोल करते हैं, उनको तो आप कम करके आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है जनाब इसका। राइट सर। मिर्जा साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि ये अभी वक्ती कुछ महंगाई है, ये इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। कैसे कम होगी सर? देखिए क्या चल रहा है सर? एग्री नहीं करता। कुछ बताए ना बैक। आपका रुपी जो है 172 पे पहुंच गया है, आपका फराते डबल डिजिट की तरफ जा रहा है। ज़राई अजनास हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसको इम्पोर्ट करने में पहले $1 में 150-52 रुपए देते थे, आज 172 रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए ज्यादा फी डॉलर आप दे रहे हैं। फिर कैसे सस्ती हो जाएंगी चीजें, महंगाई कैसे कम हो जाएगी? इसका एक ही हाल है, एक तो आप इम्पोर्ट कम करें, और ज़राई अजनास खुदा के वास्ते अपने मुल्क में उगाएं। पाकिस्तान लगाई भी है। ये तमाम अशिया जिसमें गेहूं है, शक्कर है, दालें हैं, चावल हैं, ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे। आज ये वक्त आ गया कि ये सब चीजें आप इसमें दालें, सब्जी, फ्रूट और वीट और उसमें चाय की पत्ती, खुर्दनी तेल, शक्कर, ये आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके इतने ज़खायर नहीं है कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर। प्लस कॉटन की फसल पिट गई, 13 मिलियन बेल थी, आपके पास 8 मिलियन बेल आई, आपको इंपोर्ट करना पड़ा $1.5 बिलियन का। वैक्सीन भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तो डोनेट मिली है हमें, डोनेशन में कुछ इंपोर्ट भी हो रही है। तो ये सब चीजें प्रेशर है। जी 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 तो मैं यही कह रहा हूँ कि महंगाई मुझे तो कम होती नहीं नजर आ रही है, नजर आ रही है। अब जरा शौकत तरीन साहब की, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, शौकत तरीन साहब की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं एज अ वजीर खजाना राइट नाउ? माजी के वजीर खजाना जितने रह चुके हैं उनसे एज कंपेरेबल कैसे देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस? लेकिन शौकत साहब से हमारी बातचीत होती रहती है, वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात करें, कि इंपोर्ट हमारी 26-27 बिलियन डॉलर है और हम $60 बिलियन की इंपोर्ट की बात कर रहे हैं।
तो तकरीबन 2 महीने में हमारा तकरीबन 7 से 8 बिलियन तिजारती खसारा हुआ है। अगर 2 महीने में 7 से 8 महीने हो तो आप 35 से 40 बिलियन का तिजारती खसारा है। इतने तो आपके रिजर्व भी नहीं है, तो रिजर्व तो आपके उड़ गए सब। अभी इन्होंने शायद पाबंदी भी लगाई है फ्रूट वगैरह, हाँ फ्रूट वगैरह कुछ आइटम सब आप नहीं कर सकेंगे। लग्जरी गुड्स बंद करें, गाड़ियां बंद करें। अच्छा। ये तमाम चीजें हैं जो इंपोर्ट बिल पे असर डाल रही हैं, बोझ बनी हुई है। हाँ राइट सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मिस्टर नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आज यकीनी तौर पे कोशिश की कि हम जितने भी इस वक्त इम्पॉर्टेंट पहलू थे, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो मुल्की सतह पे FBR के हवाले से हो या पेट्रोल के हवाले से या तालिबान के हवाले से, उसको कवर करें। सो आज का वीक हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात पीर को रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिफ मलिक रियाज को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।